हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं करने जा रहा हूँ मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू रियल नंबर का। ठीक है ना। तो आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मैथ्स के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज मैं अपलोड करूँगा जो कि टर्म 1 में आने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर फिल्टर किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार इनको मेरे साथ प्रैक्टिस करना और उसके बाद एक बार उन क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिवाइज करना। अगर नहीं बन पा रहा है तो एक बार फिर से रिवीजन करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 33 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। देखिए, टर्मिनेशन का सबसे पहला रूल क्या होता है कि जो ये डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, ये जो भी डिनोमिनेटर है, अगर ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, ठीक है ना, तो ये टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में आता है। तब ये टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में आता है। सपोज कीजिए कि अगर 5 का पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर ही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ 5 का पावर ही है, तो भी ये टर्मिनेटिंग के ही कैटेगरी में आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, तब भी ये टर्मिनेटिंग ही होगा, है ना। एक और चीज यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि जो भी ये फ्रैक्शन दे रखा है, वो फ्रैक्शन जो है वो पहले सिंप्लीफाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखिए तो 33 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5, यहाँ पर 33 जो है वो या तो 3 से डिवाइड होता है या फिर आपका 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर तो 2 है और 5 है, तो ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो डायरेक्ट आपको अपना डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है। अगर है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। और ये कितने डिजिट के बाद, कितने टर्म्स के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, तो उसको निकालने के लिए जो 2 और 5 में से जिसकी भी पावर मैक्सिमम होगी उतने डिजिट्स के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, तो कौन इसमें से मैक्सिमम है? 2 मैक्सिमम है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा कितने डेसिमल प्लेसेज के बाद? 2 डेसिमल प्लेसेज के बाद ये आपस में ये आराम से टर्मिनेट कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। पहला आपका स्टेप ये होगा कि आपको ये चेक करना है कि ये जो है आपका पहली बात सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो आपको डिनोमिनेटर चेक करना है कि वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो है तो वो टर्मिनेट करेगा। कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा वो डिसाइड करेगा कि इनमें से किसकी पावर मैक्सिमम है। जो जो भी पावर मैक्सिमम होगा उतने के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शन से। पहला ऑप्शन बोल रहा है m, ठीक है ना। एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। m से हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि m की वैल्यू अगर मैंने 1 लिखी तब तो ये ऑड आ गया, है ना। अगर मैंने m की वैल्यू यहाँ पर 2 डाल दी तब तो ये इवन हो गया। तो m की वैल्यू तो मैं कुछ भी डालूंगा उसके हिसाब से ये ऑड और इवन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका m+1। यहाँ पर अगर m की वैल्यू को मैं अगर 1 डालता हूँ तो m+1 क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू को 2 डालता हूँ तो m+1 क्या बन जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑड हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि इवन में अगर एक ऐड करते हैं तो वो ऑड बनता है, ऑड में एक ऐड करने के बाद वो इवन बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो इवन या ऑड आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ m पे। तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन में। देखिए थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि थर्ड ऑप्शन कह रहा है 2m। m की वैल्यू अगर आप यहाँ से कुछ भी डालिए, अगर आप m की वैल्यू 1 डालिए या 2 डालिए या कुछ भी डालिए, हमेशा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो हमेशा ही आपका इवन नंबर ही आएगा। आप कुछ भी डाल के देख लो, आपको जो भी मिलेगा ना वो इवन ही मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे पूछ रखा है ऑड इंटीजर के बारे में, तो मैं बोलूंगा कि ये भी नहीं हो पाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है? 2m+1। अब मैं m की वैल्यू को अगर मैं 1 डालता हूं तो यहां से ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1+1 मतलब 3। तो ये बन जाएगा आपका क्या? ऑड, है ना। अगर मैं m की वैल्यू को अगर मैं 2 डालता हूं तो भी ये क्या बन जाएगा? तो भी ये
ऑड ही बन जाएगा। मतलब आप m की कुछ भी वैल्यू डालो हमेशा ही आपको कैसा मिलेगा, ऑड इंटीजर मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है ना, कि कोई भी m की वैल्यू आप डालने पर हमेशा ही 2m+1 में हमेशा ही आपको ऑड इंटीजर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रखा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज, a लिख रखा है a इज इक्वल टू पी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, और b की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, p इंटू क्यू होल क्यू। हमसे पूछ रखा है कि p और q जो है ना वो प्राइम नंबर है। यहाँ पर प्राइम नंबर देने का मतलब यहाँ पर से ये हुआ कि p और q के फर्दर फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको p अगर मान लीजिए कि 9 दे देता तो आप कह सकते थे ना कि 3 इंटू 3, तो 9 फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, लेकिन ये वो पहले ही बोल रखा है कि वो प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। अब मुझसे क्या पूछ रखा है कि आपको HCF निकालना है किसका, A, B का। मुझे पता है कि HCF जब भी हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इनकी लोएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए P की पावर 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 होगा। तो इसमें से लोएस्ट पावर क्या होगा, 3 और 1 में से लोएस्ट पावर होगा आपका P। ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ पर Q का लोएस्ट पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है लोएस्ट पावर। तो आप लिखिएगा Q स्क्वायर, Q स्क्वायर और Q में कौन सा लोएस्ट है, Q स्क्वायर लोएस्ट है। तो हम लोग लिखेंगे PQ स्क्वायर जो होगा इसका आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, कोई भी नॉन जीरो नंबर और इरेशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन जीरो नंबर में मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया, उसको अगर मैं कोई एक इरेशनल नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा ही रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा ही रिजल्ट आएगा आपको इरेशनल नंबर ही आएगा। तो नॉन जीरो नंबर और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ही क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है, HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117। अब यहाँ पर HCF जो है ना 65 और 117 का HCF नहीं दे रखा है, बल्कि ये बोल रखा है कि वो HCF जो है ना आपका इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पूछ रहा है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम 65 का HCF निकाल लेते हैं। ठीक है ना, 65 का आप HCF निकालिएगा तो 65 को जब आप फैक्टराइज कीजिएगा ना तो ये आता है आपको 5 इंटू 13, और 117 को आप जब फैक्टराइज कीजिएगा तो ये आता है आपको 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 इंटू 13, है ना। HCF का भी मैंने रूल बताया था कि HCF का रूल क्या होता है कि जिसकी भी पावर कम होगी उसको लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 है, ऊपर में 5 है, नीचे में 5 तो है नहीं, तो यहाँ पर 5 की पावर 1 है, और अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 5 की पावर 0 मान लें, और ये तो आपका 1 होता है तो कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, है ना। ऊपर में आपका 13 एक है, यहाँ पर भी 13 एक ही है, तो एक ही 13 लेंगे। एक और एक में कॉमन क्या होगा, छोटा कौन सा होगा, एक ही होगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 2 है लेकिन ऊपर में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर से भी हम लोग सिमिलरली अगर कॉमन नहीं है तो आपको क्या करना है, 1 लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ से HCF इसका कितना आ गया, 13 आ गया। अब ये बोल रहा है कि HCF जो है 65 और 117 का उसको एक्सप्रेस किया जाता है 65m माइनस 117 के फॉर्म में। हमें पता है कि इसका HCF कितना आया है, 13 आया है। तो जब ये माइनस 117 को उधर आप भेजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117 प्लस 13, जो कि आपका हो जाएगा 130 के इक्वल। तो m की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 130 डिवाइडेड बाई 65, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 65 1 जा 65 2 जा, तो ये 2 बार में चला जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है ना, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप 70 को ना किसी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है ना, तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है। और उसी तरीके से अगर आप 125 को अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर कितना आता है, 8 आता है। ठीक है ना, 8 आता है।
अब देखिए अगर मैं इस 5 को 70 से सब्सट्रैक्ट कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं तब ये डिवाइजर जो होगा ना वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से 125 में से ये रिमाइंडर अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो जो भी बचेगा 117 उसको ये y कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, है कि नहीं है। अब हमसे पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर। देखिए जब भी लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम ये सब आएगा ना तो आपको HCF निकालना होता है, ठीक है ना। जब कभी भी आपको लार्जेस्ट, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम ये सब बोल देना तो आपको समझ जाना है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है HCF, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों का HCF निकालिए, इन दोनों का HCF अभी हम लोगों ने किया भी है। कैसे निकलेगा, 65 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 13 और 117 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 13, है ना। अभी हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। तो यहाँ से 5 तो यहाँ पर एक है और नीचे में 5 नहीं है, यहाँ पर 5 है नीचे में नहीं है तो इसका कॉमन क्या लेंगे 1। 13 ऊपर में भी एक ही है नीचे में भी 1 ही है तो इसको हम लोग एक ही कॉमन ले पाएंगे। ये नीचे में 3 स्क्वायर है लेकिन ऊपर में कुछ भी नहीं है तो एक ही कॉमन लेंगे तो इसका HCF कितना आएगा 13 ही आएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो 13 ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर P और Q उसको अगर आप एक्सप्रेस करते हो किस फॉर्म में, P इज इक्वल टू AB स्क्वायर और Q की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है AQ B के इक्वल। इसको आप फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखिएगा तो A इंटू बी स्क्वायर और इसको लिखिएगा तो AQ इंटू बी। जब आप LCM निकालते हैं ना तो वो जस्ट अपोजिट हो जाता है आपको HCF का। HCF में हम लोग क्या करते थे कि जिसकी पावर कम होती थी वो लेते थे, LCM में आपको किसको लेना है जिसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पावर 1 है, नीचे में पावर कितनी है 3 है, तो कौन लीजिएगा ज्यादा पावर वाला लेना होगा AQ लेंगे। ऊपर में पावर 2 है नीचे में पावर क्या है 1 है तो किसको लोगे ज्यादा पावर वाले को लेना है तो BQ स्क्वायर को लोगे। तो इसका LCM कितना हो जाएगा AQ B स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये याद रखिएगा LCM में जब भी हम लोग निकालते हैं ना तो पावर हमको लेना होता है मैक्सिमम, जो भी पावर उसकी मैक्सिमम होगी उसको हम लोग लेंगे। और HCF में हम लोग किसको लेते हैं जिसकी पावर मिनिमम हो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने किया है। द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर आर व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय। देखिए ये भी थोड़ा लॉजिकल है, ये हम लोगों ने थ्योरम्स के हिसाब से पढ़ा था रियल नंबर में। अगर किसी भी नंबर को, ठीक है ना, अगर किसी भी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, ठीक है ना, किसी भी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो उसके रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए मैं सारे पॉसिबिलिटीज देख लेता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ना 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 और आपको रिमाइंडर क्या मिला 0 मिला। अब मैं डिवाइजर को ना, जो मेरा डिविडेंट है, डिवाइजर तो मेरा सेम रहेगा क्योंकि ये बोल रखा है कि सब जगह ये 3 से ही डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर सेम रखते हैं। अब हम डिविडेंट को एक एक करके बढ़ाते जाते हैं। पहले 3 था अब मैंने 4 कर दिया तो अब देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बच गया। दूसरे में मैंने क्या किया कि मैंने एक बार इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, ठीक है ना, एक बार और मैं बढ़ा के देख लेता हूँ तो 4 के बाद अब मैं 5 कर देता हूँ तो 3 बन जा और रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन जैसे ही आप इसको 6 करोगे, जैसे ही आप इसको 6 करोगे तो ये फिर से डिवाइड हो जाएगा और आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब रिमाइंडर की जो वैल्यूज होगी वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है 0 1 2, यही पॉसिबिलिटीज है। मतलब 0 1 2 ये पॉसिबिलिटीज होगी। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। याद रखिएगा कि जो भी रिमाइंडर आता है ना वो हमेशा ही डिवाइजर से एक कम आएगा। जब भी रिमाइंडर आएगा ना तो वो हमेशा ही डिवाइजर से क्या होगा एक कम निकलेगा। मतलब मान लीजिए कि डिवाइजर अगर यहाँ पर आपका 3 दे रखा है तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज होगी 0 1 2, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि यहीं पर अगर मेरा बोल देता कि अगर ये नंबर जो है ना 3 की जगह अगर 5 से डिवाइड हो रहा होता तो उस केस में रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती 0 1 2 3 और 4 होता, एक कम होगा, डिवाइजर से एक कम होगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज कितनी होती 0 1 2 3 4 5 6 6 तक होगा, ठीक है ना।
तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का बन गया। तो इसका आंसर क्या आएगा 0 1 2, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रखा है 987 अपॉन 10,500 विल हैव। देखिए जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तभी मैंने इसका लॉजिक बताया था कि अगर टर्मिनेट करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है क्या, डिनोमिनेटर देखते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको ये देखना होगा कि क्या 987 डिवाइडेड बाई 10,500 जो है वो क्या आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम चेक कर लेंगे। देखिए 9 8 17 और 7 कितना हो गया 24 और 5 on 6, तो ये तो भाई पहले तो 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 2 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 1 3 5 जा ये हो जाएगा। अब देखिए 7 5 जा रहा है और ऊपर में भी 7 4 जा 28, 4 विल बी द बैलेंस, 7 7 जा 7 5 जा। अब देखिए 47 जो होता है वो तो आपका प्राइम नंबर होता है, तो अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया आपको 47/500। तो पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि पहले ये चेक कर लो कि भैया ये पहले सिंप्लीफाई हो पा रहा है कि नहीं। हम लोगों ने देख लिया कि हाँ सिंप्लीफाई हो रहा है। सिंप्लीफाई के बाद जो आपको नंबर आया वो आया 47/500 का। अब हमको दूसरा स्टेप में क्या करना है कि 500 का अब हमको फैक्टर निकालना है ना, और वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के टर्म में होगा, तभी वो टर्मिनेट करेगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो पहले देख लेते हैं 500 520 5 4 और यहाँ से 2 2, मतलब मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया फैक्टराइज किया तो ये आया 2 स्क्वायर इंटू 5q के फॉर्म में। देख लीजिए क्या ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, अगर है तो टर्मिनेट करेगा, है कि नहीं, ये टर्मिनेट करेगा। अगर इसके जगह पर मुझे 2 और 5 की जगह पर कोई एक और फैक्टर आ गया होता, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 3 भी आ जाता, तब ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसके फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में ही होने चाहिए। 2 और m के अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A rational number in its decimal expansion is, ठीक है ना, कोई एक रेशनल नंबर है जो कि आपको दे रखा है 327 डेसिमल 7081 इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना, इस फॉर्म में दे रखा है। व्हाट वुड बी द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। अभी देखिए अभी तक आपका क्यू आया ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका पी के फॉर्म में है, लेकिन आगे बोल रखा है व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द पी बाई क्यू फॉर्म। इस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जब ये डेसिमल आप हटाओगे और नीचे में क्या लगेगा 4 है तो 40 आएगा। अब ये बन गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, है ना। अब ये बोल रहा है कि प्राइम फैक्टर क्यू का क्या क्या पॉसिबल है। देखिए क्यू का फैक्टर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 40 है। मैं सबसे पहले ना इसको 5 से करता हूं क्योंकि प्राइम फैक्टर बोल रहा है, तो 5 2 जा, जो भी आप यहाँ पर डिवाइड करोगे वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया 5 4 0 5 80 5 16 2 8 2 4, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 8, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ से 2 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा कि इसके जो भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 ही दिख रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है। 3 तो नहीं दिख रहा है, तो 2 और 3 ये तो नहीं होगा। 3 एंड 5, 3 तो आया ही नहीं है। 2 3 एंड 5, 3 तो कहीं पर है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। इसके जो फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही होंगे, ठीक है ना। चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, if n is a rational number then 5 raised to the power of 2n minus 2 raised to the power of 2n is divisible by। देखिए आपको जो है ना इस बार का सीबीएसई का जो पेपर होने वाला है टर्म 1 का, उन लोगों ने डायरेक्टली बोला हुआ है कि जो भी एमसीक्यूज होंगे वो आपके कॉम्पिटिटिव प्रोस्पेक्टिव से बनाए जाएंगे। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पर n की फॉर्म में दे रखा हो,
तो जब कभी भी n की फॉर्म में दे रखा होगा ना, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको n की वैल्यूज पुट करनी है और उसके हिसाब से जो आंसर आएगा आपको वो चेक कर लेना है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर n जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है, और बोल रहा है कि 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2n माइनस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2n इज डिविजिबल बाई, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा डिविजिबल होगा, तो 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 2n, ठीक है ना। ये जिसके द्वारा भी डिविजिबल होगा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। मैं चेक करता हूं कि क्या पहला ऑप्शन सही है या नहीं। तो मैंने पहले 3 डाला कि अगर ये 3 से डिविजिबल होगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0, मतलब ये पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। मैंने n की वैल्यू 1 डाली, जब मैंने चेक किया तो ये कितना आएगा, n की वैल्यू 1 है तो 2 ही बच जाएगा, माइनस 2 की पावर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 21 बाई 3 और ये 7 हो गया। तो ये तो सही है कि ये 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन रुक जाइए 7 से चेक करते हैं, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर 5 की पावर 2n है ना माइनस 2 की पावर 2n, अब मैं 7 से चेक कर रहा हूँ। अब मैंने n की वैल्यू को क्या पुट किया, फिर से यहाँ पर मैंने n की वैल्यू को 1 पुट किया। जैसे ही आप n की वैल्यू पुट करोगे 1, तो ये कितना बन जाएगा, 2 स्क्वायर बाई 7। देखिए ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7। 25 माइनस 4 कितना होता है, 21। 21 बाई 7 इज इक्वल टू 3। तो बिल्कुल सही है, ये 7 से भी हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ 3 और सिर्फ 7 नहीं होगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन सी देखिए क्या दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है बोथ 3 एंड 7, तो ये मेरा सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये 7 से भी फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है ना, 3 से भी पूरा डिविजिबल हो रहा है और साथ में 7 से भी पूरा का पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो ये जो होगा डिविजिबल होगा 3 एंड 7 बोथ से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा बोथ 3 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, HCF of 441, 567 एंड 693। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, HCF निकालना है, यूक्लिड मेथड यूज कीजिए, ठीक है ना। तो पहले हम 441 डिवाइडेड बाई 567 करते हैं, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 441, 716, 642, 541। अब ये 126 आया, तो 126 को हम लोग फिर से किसको डिवाइड करेंगे, 441 से, तो ये कितना बन जाएगा, 3 बार में देखते हैं, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 1 7 एंड 3, तो ये कितना हो जाएगा, 11 8 3 13 7 6 और ये कट गया। अब यहाँ से 63 126 ये 2 बार में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या आ गया, 63 आ गया। अब जो HCF आएगा 63, उससे मैं थर्ड वाले को डिवाइड करूंगा 693 को, तो देखिए क्या बनेगा, 63 936 और ये तो कट जाएगा और यहाँ पर से फिर से 63 आ जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका जो HCF होगा इन तीनों का वो 63 ही होगा, ठीक है ना। तो HCF इसमें किसका हो जाएगा, 12 का D हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जब कोई भी एक मॉर्निंग वॉक पे कोई 3 पर्सन जाते हैं ना, तो उनके लेग का जो डिस्टेंस होता है ना, ये लेग का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, ये लेग का जो इनका डिस्टेंस होता है वो आपको कितना दे रखा है, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये लेग का जो बीच का जो डिस्टेंस आता है ना, ये डिस्टेंस दे रखा है आपको कितना, 40 टू 45 इस तरीके से दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। देखिए मैंने बताया था HCF में कैसे पता चलता है, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट मैक्सिमम दिया हो तो HCF निकालते हैं। सिमिलरली स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम, ये सब जब दिया रहेगा ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें आपको निकालना होता है LCM। एक तो ये मेरे दिमाग में आ गया कि भैया एक तो LCM निकालना है, दूसरा ऑप्शन से समझ लीजिए, जब कभी भी आप LCM निकालते हो, ठीक है ना, 40 42 45, तो LCM जो भी होगा ना, इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 45, तो LCM जो होगा ना वो इससे भी ज्यादा आएगा, ठीक है ना। और अगर आप HCF निकालते हो तो जो सबसे छोटा नंबर है ना, उससे भी छोटा इसका आंसर आएगा,
ठीक है ना। जैसे चलिए मैं आपको एक बार पीछे में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने HCF निकाला था 441, 567 और 693 में, ठीक है ना। तो HCF मैंने क्या बताया कि इन तीनों में जो छोटा है, सबसे छोटा कौन है, 441 सबसे छोटा है। तो HCF जो होगा ना वो 441 से भी छोटा आएगा। देखिए 63 आया है, सही है। एक और देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या था, हम लोगों ने निकाला था HCF किसके बीच में, 65 और 117 के बीच में। तो HCF मैंने क्या बोला कि इसमें जो सबसे छोटा नंबर है ना, HCF उससे भी छोटा आएगा। तो मतलब HCF की वैल्यू 65 से भी छोटी होनी चाहिए। तो देख लीजिए, इस हिसाब से आपका ये तो ऑप्शन पहले ही आपको काट देना चाहिए था, ये भी ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। 65 तभी हो पाएगा जब 65 कंप्लीटली 117 को डिविजिबल कर रहा हो। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि नहीं डिवाइड कर रहा है, तो 65 नहीं होगा, तो आपका डायरेक्ट 13 होगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप एलसीएम निकालोगे ना, तो जो इनमें सबसे लार्जेस्ट है 45 उससे भी ज्यादा आएगा। अब हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 40 का क्या होगा, 40 का एलसीएम होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40, ठीक है ना। 42 अगर हम निकालेंगे तो 2 इंटू 3, ठीक है ना, इंटू 7। अगर हम 45 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 5 जा 45। और एलसीएम निकालने वक्त मैंने क्या बताया था कि एलसीएम जो हम लोग निकालते हैं तो हमको क्या लेना होता है, एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले इन सब में जो भी सबसे मैक्सिमम पावर होगी वो। तो पहले अगर हम 2 से चलते हैं तो यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और नीचे में तो है ही नहीं। तो हम लोग सबसे मैक्सिमम पावर क्या लेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे। यहाँ पर 5 1 है, इसमें तो 5 है ही नहीं, और यहाँ पर 5 1 है, तो जाहिर सी बात है कॉमन क्या होगा, 1 ही होगा, तो 5 की पावर 1 लेंगे। अब आ जाते हैं 7, 7 बस सिर्फ यहीं पर आ रहा है तो 7 एक ही लेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर लेते हैं, ऊपर में नहीं है नीचे में भी नहीं है, तो जितना मैक्सिमम होगा तो सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो हम लोग जो है वो एक ही बार लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8, 8 5 जा 40, 47 जा, अच्छा यहाँ पर 3 छूट गया ना, तो 3 देखिएगा तो 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर एक बार यहाँ पर आ रहा है एक, और यहाँ पर 2 बार आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर से क्या लेंगे, 3 स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब इसको आप कैलकुलेट करेगा तो 8 5 जा 40 और 7 9 जा 63, तो 40 इंटू 63 ये हो जाएगा। 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, 1 25 और एक 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 2520। तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट वन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही क्वेश्चन है, मैंने बताया था n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज। अब देखिए यहाँ पर से भी आपको मैंने भी बताया था कि जब कभी भी n के टर्म में होगा तो आपको क्या करना है, n की वैल्यू डालनी है। ये बोल रहा है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ये कब डिविजिबल होगा, जब आप n स्क्वायर माइनस 1 को जब आप 8 से डिवाइड करो और ये पूरा का पूरा कट जाए और रिमाइंडर कितना आए, 0 आए। जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तभी आप बोलिएगा कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं डिविजिबल है, ठीक है ना। अब मैं n की कुछ वैल्यूज डालता हूँ, मैं n की रैंडमली एक वैल्यूज डालता हूँ, मान लीजिए मैं 3 डालता हूँ, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 8, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 8, 8 बाई 8 1, ये बिल्कुल डिविजिबल है ना। अब चलिए मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ n इज इक्वल टू 4 डाल करके। जब आपने n इज इक्वल टू 4 डाला तो ये क्या बन जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई 8, मतलब ये हो जाएगा 16 माइनस 1 बाई 8, 15 बाई 8। तो यहाँ पर आ गया आपका 15 बाई 8, और ये मैं जानता हूँ कि ये डिविजिबल नहीं है। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ n इज इक्वल टू 5 डाल के। n इज इक्वल टू 5 जब आप डाल रहे तो आपको पता चला 5 स्क्वायर माइनस 1 बाई 8, ये हो गया आपको 25 माइनस 1 दैट इज योर 24 बाई 8 दैट इज योर 3, है ना। अब मैं एक बार और मैं वैल्यू डालूंगा n इज इक्वल टू 6 का, ठीक है ना। जब आप n इज इक्वल टू 6 डालते हैं, यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 अगर आप डालते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस 1 बाई 8, मतलब 36 माइनस 1 बाई 8, मतलब 35 बाई 8, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल कहाँ पे हो रहा है,
जहां पर n की वैल्यू इवन नहीं है ना, इवन जहां पर भी है वहां पर आप देख लीजिए ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 6, आप और भी वैल्यूज लेकर के ट्राई कर सकते हो। तो इवन वैल्यूज पर ये डिविजिबल नहीं है, लेकिन ऑड वैल्यूज पर ये डिविजिबल है। तो क्या बोल रहा है कि ये जो है ना एन ऑड इंटीजर, तो बिल्कुल ये ऑड इंटीजर पर तो डिविजिबल है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इवन इंटीजर तो बिल्कुल नहीं होगा। नेचुरल नंबर, देखिए 3 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है, 6 भी नेचुरल नंबर है। तो क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए डिवाइड हो रहा है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए ये डिवाइड हो रहा है। एंड इंटीजर में तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये 3 भी इंटीजर्स है, 4 भी इंटीजर है, तो क्या उस पर डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटीजर्स पे ही ये डिविजिबल होता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो अब हम लोग देख ले रहे हैं। और ये जो है ना आपका डायरेक्ट क्या है, आपका थ्योरम बेस्ड है। और ये मैंने आज अभी कुछ पहले बता भी दिया था कि अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, और रिमाइंडर जो होता है ना r इज योर रिमाइंडर, वो इस तरीके से है सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। मान लेते हैं कि अगर आपका किसी भी नंबर को ना अगर आप b से डिवाइड करते हो तो आपका जो क्वोशंट है वो q आता है और रिमाइंडर r आता है। तो यहाँ पर r के बारे में पूछ रहा है। अभी मैंने जस्ट पहले बताया था इस वाले क्वेश्चन में कि r की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ही क्या होती है, r की वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा ही डिवाइजर से एक कम होती है। यही मैंने बताया था, r की वैल्यू जो होगी वो डिवाइजर से हमेशा ही एक कम होगी। तो यहाँ पर b जो है ना वो आपका डिवाइजर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर r की जो भी वैल्यूज होगी ना वो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, 0, 1, 2 से लेकर कुछ भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन b नहीं हो सकता है, b से एक कम होगा, है ना, b से छोटा होगा। तो मतलब r की वैल्यू क्या 0 पॉसिबल है? बिल्कुल r की वैल्यू 0 हो सकती है। कब? जब वो पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो 0 हो सकता है। क्या डिवाइजर के बराबर हो सकता है? नहीं, डिवाइजर के बराबर नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप 9 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो जैसे ही यहाँ पर आपका क्या होता है 9 बार में जाएगा तो ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। कभी भी ये रिमाइंडर जो होगा ना वो डिवाइजर के बराबर नहीं होगा, तो ये डिवाइजर से कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस रियल नंबर के। ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पैटर्न्स जो भी है ना वो इसी तरीके के पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कहाँ पर डाउट हो रहा है। अगर ऐसी ही सीरीज आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपके लिए एक और ऐसी ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि अगला आपको कौन सा MCQ चाहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।